आ चुका हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं हम आज 2 सब्जेक्ट लेंगे, एनाटॉमी और एक लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे साइकोलॉजी का। तो ये 2 सब्जेक्ट देखेंगे, फर्स्ट ईयर का है। और मैं यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको करते जाऊँगा। जो आप सभी को मैं पीडीएफ दिया हूँ ना, फुल पीडीएफ जो दिया हूँ चारों सब्जेक्ट का, उसी के अंदर से हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं सबको हम लोग देखते चलेंगे। और आपको इसको समझना इतना ज़बरदस्त, इतना ज़रूरी होगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर इस चीज़ को आप समझेंगे तो इसीलिए हम इसी थ्योरी के अंदर से ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए और चीज़ों को जान पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार और रविवार 2 दिन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, 2 दिन ऑब्जेक्टिव होगा। आज 2 सब्जेक्ट का है, फिर 2 सब्जेक्ट का कल करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे थ्योरी में। और ऐसे ही कर कर के हर एक सप्ताह में जो है हम ऑब्जेक्टिव लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट के ऊपर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा। चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सभी में फ़ायदा करेगा। आप लोग सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि शारीरिक जो हमारा जो शरीर विज्ञान है, जो हमारा बॉडी साइंस है, उसको समझने के लिए 2 भागों में चीज़ों को विभाजित किया गया। कौन से 2 भाग है? तो एक है एनाटॉमी और एक है फिजियोलॉजी। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि शरीर विज्ञान मतलब जो मानव शरीर है उसको समझने के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में। एक शरीर का जो रचना होता है वो पढ़ा जाता है एनाटॉमी में, और उस एनाटॉमी में जो रचना होता है तो क्रिया काम कैसे करेगा तो उसको क्रिया विज्ञान में पढ़ते हैं, जिसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो 2 टाइप्स हो गया। तो ये 2 टाइप्स हो गया। अब आपको यहाँ पे समझना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उदर क्षेत्र है। आपसे ऑब्जेक्टिव में बनता है कि जो उदर क्षेत्र उसको कितने भागों में, एब्डोमिनल जो रीजन है उसको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन वहाँ पे काल्पनिक रहेगा। जो एब्डोमिनल रीजन अगर पूछता है कि कितने भागों में विभाजित किया जाता है तो काल्पनिक जरूर लगा रहेगा। काल्पनिक लगा रहेगा तभी आप वहाँ पर लिखेंगे कितने भागों में, 9 भागों में। एक बात ध्यान में दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो एब्डोमिनल रीजन है काल्पनिक रूप से कितने भागों में विभाजित रहता है तो 9 भागों में। तो इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा। कहाँ कहाँ 9 भाग है यहाँ पे देख सकते हैं। यही एब्डोमिनल हमारा रीजन होता है, चेस्ट से नीचे से लेके कमर से ऊपर तक, और यही दोस्तों 9 भाग में है। देख सकते हैं काल्पनिक रूप से है, ये मत समझिएगा कि ये पढ़ के साइंस के रूप में है। उसके बाद जो गुहा होता है, कैविटी जो होता है शरीर में, मानव के शरीर में जो कैविटी होता है, कैविटी तो बहुत सारे हैं लेकिन इसके जो कैविटी का जो भाग है 2 भागों में मुख्यतः विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन कौन सा है? तो एक है वेंट्रेलल कैविटी जिसको हम लोग अभिद्रुव गुहा कहते हैं, और दूसरा है एक एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और दोस्तों ये 2 भाग है। अब इसी 2 भागों में विभिन्न प्रकार के कैविटी मौजूद होता है। तो चलिए फिगर में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ए वाला जो पार्ट है, ए वाला जो बैक साइड वाला, यहाँ पे देख सकते हैं ए वाला जो बैक साइड वाला है, ए वाला सर से लेके नीचे कमर तक जो होता है ये डोर्सल कैविटी इसको हम लोग बोलते हैं। और एक है यहाँ पे देख सकते हैं जो सामने वाला भाग होता है जो गर्दन से लेके नीचे तक है उसको हम लोग वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। और इसी 2 कैविटी के अंदर बहुत सारे कैविटी होता है, जैसे स्पाइनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। तो इसी सब दोनों के अंदर में होता है। तो बैक साइड वाला जो होगा जिसको हम लोग पृष्ठ बोलते हैं, तो ये हो गया शीर्ष वाला भाग और ये हो गया पृष्ठ वाला भाग। डोर्सल पृष्ठ हो गया और वेंट्रल शीर्ष हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और इसी दोनों के अंतर्गत बहुत सारे कैविटी आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कैविटी कितने भागों में मानव शरीर में विभाजित किया गया है। तो भाग कहेगा तो लिखिएगा कि 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे बहुत सारे कैविटी है जिसको मानव शरीर में है। अब इस चीज़ को समझिए कि जो मानव कोशिका होता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, एक होता है प्लाज्मा झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक होता है कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, और एक होता है केंद्रक। ये 3 इंपॉर्टेंट भाग होता है जो कि कोशिका में होता है। इस चीज़ को समझिए। ये देखिए यहाँ पे चित्र है, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका हो गया न्यूक्लियस है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और इस जो न्यूक्लियस है तो ये न्यूक्लियस है, एक केंद्रक है, और ये होता है इसको कवर होता है केंद्रक का। ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब यही कोशिका झिल्ली है। और यहाँ पे देखिए ये वाल्व है, ये लाइसोसोम है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं। तो इस कमेंट करके आप लोग बताइए, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में।
अब देखिए जो कोशिका का संरचना है, तो आप लोग जानते हैं कोशिका का जो संरचना होता है, न्यूक्लियस मतलब कोशिका केंद्रक से, कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्मा से, और कोशिका भित्ति। तो ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कोशिका का जो संरचना है कितने भागों से मिलकर बना होता है, तो 3 भागों से मुख्यतः यह मिलकर कोशिका बनता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये हो गया। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे लाइसोसोम है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब देखिए कोशिका का क्या कार्य है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि कोशिका का क्या क्या कार्य होता है। तो कोशिका का एक काम होता है वृद्धि करना, यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका जो है इसका वृद्धि करना एक काम होता है। उसके बाद नीचे और सारे है, यहाँ पे देखिए कोशिका का क्या क्या काम है, वृद्धि करना है, गति करना है, श्वसन करना है, उत्सर्जन करना है, स्वांगीकरण मतलब एसिमिलेशन, ये सब जो काम है कोशिका का काम होता है। तो ये सब काम है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट बोल रहा हूँ। देखिए एक है यहाँ पे उत्तेजना, एक है प्रजनन, एक अन्य कार्य। कोशिका का बहुत सारे अन्य कार्य भी है, तो ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कौन काम में होता है कोशिका का। वृद्धि, प्रजनन, उत्तेजना, अन्य कार्य होगा, ये सारी चीज़ें जो कि कोशिका का कार्य होता है। बहुत सारी चीज़ें कोशिका के द्वारा ही होता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए जो कोशिका का मुख्य रूप से जो है 2 ही भागों में विभाजित किया जाता है। एक है समसूत्री जिसको माइटोसिस बोलते हैं, और एक है अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिए कि जो कोशिका है उसको मुख्यतः 2 भागों में ही विभाजित किया जाता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये चीज़ें हैं मुख्यतः 2 ही भागों, जो विभाजन होता है 2 ही प्रकार से होता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे देखिए समसूत्री में जो होता है वो कितने अवस्था होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है वो 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है, 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। उसके बाद अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिए, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो देखिए कोई भी मदर होता है मतलब फीमेल है तो उसमें XX क्रोमोसोम होता है, और जो फादर होता है मतलब जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है। अब देखिए जो क्रोमोसोम का निर्धारण होता है, अगर फीमेल का X और मेल का भी X मिल जाता है तो लड़की पैदा लेता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और अगर फीमेल का अगर X मिलता है और मेल का Y मिलता है तो बॉय होता है, मतलब लड़का होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अब अपोजिट चीज़ें मिलेगा, मतलब X और Y मिलेगा तो लड़का होगा, और दोनों सेम मिलेगा XX मिलेगा तो जो है क्या होगा, लड़की होगा। Y कभी नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल होता है उसमें Y होता ही नहीं है, तो Y का तो कभी सवाल आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि जो लिंग निर्धारण होता है मुख्यतः वह क्या होता है, मेल पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर फीमेल का भी X और मेल का भी X मिल गया तो वो लड़की हो जाएगा। लेकिन अगर लड़का होने के लिए, निर्धारण करने के लिए फादर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है Y। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें जो होता है कुल क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46 होता है। जोड़ा में पूछेगा तो 23 जोड़ा होता है। अब इसमें से जो हमारा चीज़ें होता है जो भाग लेता है लिंग गुणसूत्र में, तो यहाँ पे देखिए जिनमें 22 जोड़े जो 44 गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम रहते हैं, तो ऑटोसोम के कुल संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 44, 22 जोड़ा। और आपसे पूछेगा कि जो भाग लेता है वो कितना होता है, तो दोस्तों 2 ही क्रोमोसोम होता है जो कि लिंग निर्धारण में भाग लेता है। तो इस चीज़ को आप लोग को समझना है। अब देखिए ऊतक का पूछेगा कि ऊतक का क्या प्रकार होता है बताइए। तो ऊतक का मुख्यतः जो होता है वो ऊतक का मुख्यतः 4 प्रकार होता है। कौन कौन सा, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। और चारों प्रकार के ऊतक जब आप पढ़ेंगे तो सभी प्रकार के ऊतक में भी प्रकार है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बेसिक जान लीजिए कि जो ऊतक टिश्यू होता है वो 4 टाइप्स के 4 टाइप्स का होता है। तो ये सारे ऊतक का ही हैं, हम पढ़ा भी दिए हैं इसका डिटेल में। तो ये पेशीय ऊतक होता है। अब आपसे देखिए यहाँ पे मैं इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। ऐच्छिक पेशी जो होता है वो बेलनाकार होता है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो ऐच्छिक पेशी होता है इसका तंतु का आकृति कैसा होता है, तो बेलनाकार होता है ऐच्छिक पेशी का। और यह क्या होता है, फाइब्रेंट होता है ऐच्छिक पेशी। तो ये चीज़ का ध्यान में रखिए जो आपके इच्छा से चलेगा। अनैच्छिक पेशी वो होता है जो आपके बिना इच्छा के गति करेगा, जैसे आपका हृदय के धड़कना, सांस पर आप कंट्रोल थोड़ा देर रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अनैच्छिक पेशी वो होता है जो आपके नियंत्रण के बिना ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक चलता रहता है। अगर वो चीज़ रुक गया तो आपका मृत्यु हो जाएगा। तो ये चीज़ है हार्दिक पेशी। तो देखिए जो हमारा मसल्स है, जो हमारा हृदय है, क्या है, एक कार्डियक मसल्स होता है। तो यही चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए मांसपेशी का क्या क्या कार्य होता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे नॉर्मल पूछ देगा तो मांसपेशी का क्या कार्य है, शरीर को गति देना, लचीला बनाना, शरीर को कोमल देना, शरीर को झुकने में, मुड़ने में, प्रत्यास्था में मदद करना, ये सब इसका कार्य है। अब देखिए रक्त से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो रक्त से संबंधित जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे रक्त का जो पीएच मान पूछेगा तो सीधा जानिए कि जो रक्त का गुण होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। कमेंट में आप लोग से पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि रक्त का जो क्षारीय गुण होता है कैसा होता है प्रकृति, तो क्षारीय होता है। जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो नॉर्मल सभी जगह देखते हुइएगा 7.4 लिखा आता है। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो 7.4 लिख दीजिएगा। अगर एग्जैक्ट याद है तो यहाँ से लिखिएगा 7.38 से लेकर 7.45 तक होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपसे जो है पूछेगा क्वेश्चन कि एक स्वस्थ पुरुष में रक्त की मात्रा कितना होता है, तो 6 लीटर होता है स्वस्थ पुरुष में। और महिला में पूछेगा तो 4 से 5 लीटर होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि पुरुष के तुलना में महिलाओं में डैश डैश रक्त होता है, तो रक्त कम होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे हो सकता है पूछ दे कि समान तापक्रम में रक्त का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो देखिए जो समान नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पर जो रक्त का घनत्व डेंसिटी होता है वो इतना होता है, मतलब 1.055 से लेकर 1.062 तक होता है। मतलब सीधा जानिए एक होगा इसमें भी, एक होगा इसमें भी। इसमें 0 लगाइएगा, इसमें भी 0 लगा दीजिएगा पॉइंट के बाद। इसमें 55 लिख दीजिएगा और इसमें 62 लिख दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर ब्लड का डेंसिटी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए रक्त में कौन कौन से घटक होता है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो जो रक्त में घटक होता है, तो देखिए रक्त जो बनता है वह द्रव ठोस से मिलकर बनता है। अब दोस्तों इसमें हल्के जो पीले रंग के देखते हैं द्रव, वो प्लाज्मा कहलाता है, जो कि तैलीय रूप में तैरता रहता है रक्त पे। और जो रक्त का 55% जो भाग होता है वो क्या होता है, तो जो द्रवीय अवस्था जो प्लाज्मा होता है ये 55% भाग होता है रक्त का। रक्त ठोस पदार्थ रक्त कोशिकाएं होती है, यह रक्त का 45% भाग बनाते हैं। अब देखिए तरलीय जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और 45% जो होता है वो ठोस होता है ब्लड में। लेकिन बहुत लोगों को जो है ठोस दिखता नहीं है, लेकिन जब रक्त जमता है तो देखते हुइएगा उसमें खुरदुरा टाइप से रहता है, तो वही ठोस भाग होता है। अब आपसे पूछेगा कि ब्लड में मुख्यतः 3 जो चीज़ें घटक होता है कौन कौन से होता है। इसी चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रक्त में 3 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है यहाँ पे देखिए लाल रक्त, जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ए वाला नाम याद रखिएगा, ए वाला कन्फ्यूजन होगा आपको। लाल रक्त को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। ये मत कन्फ्यूज होइएगा तो कि ल्यूकोस है तो लाल रक्त होगा, बिल्कुल नहीं। लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट, श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट, और जो प्लेटलेट्स होता है उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये रक्त का घटक है। अब ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ जो लाल रक्त कोशिका है उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों ये लाल रक्त जो कोशिका है इसका निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछेगा कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है। और इसका गिनती किया जाए तो एक व्यक्ति में 40 से 50 लाख घन प्रति mm होता है। और लाल रक्त का जो कबरगाह किसके प्लीहा, देखिए लाल रक्त कोशिका की उत्पत्ति यकृत, प्लीहा, चपटी व सपाट अस्थियों के छिद्रों में अस्थि मज्जा एवं अस्टर्नम की अस्थि मज्जा में होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अस्टर्नम किसको बोलते हैं। तो ये दोस्तों जो अस्टर्नम होता है इसी को ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, मतलब छाती की हड्डी। तो स्प्लीन किसको जो प्लीहा होता है इसको कब्रगाह बोला जाता है। मतलब जो भी लाल रक्त कणिका मतलब जो ब्लड है उसका यहाँ पे स्टोरेज होता है। जब ये जीवन काल समाप्त होता है तो प्लीहा में ही आता है लाल रक्त कणिका। बनता कहाँ है, अस्थि मज्जा में। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ें हम लोग समझा दिए यहाँ पे। अब देखिए इसका जो जीवन काल भी पूछता है कि जो WBC है इसमें किसके कारण से लाल होता है रंग, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका जो रंग होता है लाल होता है। और इसका जो जीवन काल होता है RBC का वो होता है 120 दिन। तो ये चीज़ों को ध्यान में आप लोग को रखना है।
अब आपसे भी से पूछेगा कि प्लाज्मा एक इम्पोर्टेंट है, ब्लड का भाग है, जो कि अभी पढ़ा है 55% भाग है। तो जो प्लाज्मा होता है क्या होता है, इसका रंग पीले रंग का, हल्के पीले रंग का। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो हल्के पीले रंग का। इसमें लगभग 90% क्या होता है, पानी होता है, 7% क्या होता है, प्रोटीन होता है, 3% क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसमें क्या होता है, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, एंजाइम, सब चीज़ होता है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। मुख्यतः आपको क्या ध्यान में रखना है प्लाज्मा के बारे में, कि जो प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का होता है। उसके बाद इसमें जो 90% होता है क्या होता है, पानी होता है, और 7% प्रोटीन होता है, और 3% इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इस सब के साथ भी एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और एंजाइम पाया जाता है। तो ये चीज़ें हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जो प्लाज्मा का प्रोटीन होता है उसमें क्या क्या होता है। तो इसमें एल्बुमिन होता है, जो कि प्लाज्मा का ही भाग होता है, रक्त का भी भाग है, लेकिन रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन के रूप में होता है। उसके बाद ये होता है फाइब्रिनोजेन होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। फाइब्रिनोजेन होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, ग्लोबुमिन्स होता है, ग्लोबुमिन्स होता है, ये सब पार्ट है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बताइए ग्लोबुमिन्स किस में पाया जाता है, और ऑप्शन में रहेगा रक्त रहेगा या कुछ रहेगा। तो रक्त रहेगा तो रक्त में मारिएगा, प्लाज्मा रहेगा तो प्लाज्मा में मारिएगा। तो ये सब चीज़ याद है। प्रोथ्रोम्बिन रहेगा, फाइब्रिनोजेन रहेगा, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, पोषक पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, ये सब जो है प्लाज्मा का भाग है, ये है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। हम लोग तो आरबीसी के बारे में पढ़ लिए, जिसमें आरबीसी में क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है। प्लाज्मा 55% भाग होता है। प्लाज्मा में बहुत सारे होता है, फाइब्रिनोजेन और क्या क्या चीज़ हम लोग देखे हैं अभी। तो जो इम्पोर्टेंट था हम लोग श्वेत आरबीसी के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए श्वेत रक्त, तो श्वेत रक्त जो होता है ये क्या होता है, रंगहीन होता है। आपसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जो WBC होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, उसका रंग कैसा होता है, तो ये रंगहीन होता है। सबसे पहले जान लीजिए। ये पारदर्शक भी होता है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड देख सकते हैं। यह किसके तरह होता है, तो यह अमीबा के तरह होता है, गतिशील करता है अमीबा के तरह। अब ये चीज़ें आप लोग समझ लिए। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि जो आकृति होता है इसका आकृति सपाट होता है, और जबकि आराम की स्थिति में गोलाकार होता है WBC का। ये चीज़ें ध्यान में रख लिए। अब आपको इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि आपको इसको ये याद रखना है कि जो WBC होता है हमारे शरीर में क्या करता है, ये आपको जो रोग होता है, रोग से लड़ने का या सूक्ष्म जीवों से लड़ने का काम करता है, और सूक्ष्म जीवों का ये भक्षण भी करता है। तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। इसकी उत्पत्ति जो होता है WBC का अस्थिमज्जा तथा लसिका ग्रंथि मतलब लिम्फ ग्लैंड्स में होती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो WBC है इसका जो उत्पत्ति जो निर्माण होता है बोन मैरो के साथ साथ लसिका ग्रंथि जो होता है उसमें होता है। तो ये चीज़ें हैं, इसको ध्यान में। इनकी संख्या कम होती है। शरीर में टाइफाइड बुखार या क्षय रोग हो जाता है। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसकी संख्या अधिक हो जाती है, अगर WBC आपके शरीर में अत्यधिक बढ़ जाता है तो क्या होगा, तो निमोनिया हो जाता है। और इसकी संख्या अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, टाइफाइड बुखार या क्षय रोग TB हो जाएगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि WBC के बढ़ने से निमोनिया अपेंडाइसिट होगा, और अगर WBC घट जाएगा तो बुखार और क्षय रोग हो जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम होगा, इसलिए नॉर्मल रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग WBC देख लिए। अब रक्त का कार्य क्या है, तो रक्त का कार्य क्या क्या होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना। रक्त का कार्य होता है कि शुद्ध ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर तक भेजना, जल आपूर्ति करना, जितने भी ग्रंथि है उसके कनेक्टिविटी करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें सूखा पड़ा रहता है उसको मुलायम भिगो कर रखना, ये सब किसका काम है, रक्त का ही कार्य है। तो ये चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। देखिए आप रक्त ये सब हो गया। अब जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, तो दोस्तों प्लेटलेट्स आप लोग कमेंट करके बताइए, बाद बाकी हम लोग मिलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट में चलते हैं।
तो यहाँ पे हम आ चुके हैं दूसरे सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोग को बताए थे साइकोलॉजी भी देखेंगे। तो साइकोलॉजी में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए जो साइकोलॉजी है उसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो साइकोलॉजी होता है वो दो चीज़ों से बनता है, एक होता है साइको, एक होता है लॉजी। तो मतलब जो साइको होता है इसका मतलब होता है आत्मा, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब आत्माओं का या व्यवहारों का अध्ययन ही साइकोलॉजी होता है। तो ये चीज़ को आप लोग समझ लिए। अब देखिए इसमें विभिन्न क्षेत्र है। इसमें जो क्षेत्र होता है आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि जो साइकोलॉजी का स्कोप है, जो क्षेत्र है वो दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि साइकोलॉजी का कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो 2 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया जाता है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में समझ लीजिए। और उस 2 क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे मनोविज्ञान हैं जिसको रखा गया है। तो ये चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे कुछ 20 के आसपास जो क्षेत्र दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि साइकोलॉजी 2 चीज़ों से बना है, साइको और लोगस। साइको का मतलब क्या होता है आत्मा, और लोगस के मतलब क्या है ज्ञान या अध्ययन, वही होता है साइकोलॉजी। तो ये चीज़ें हो गया। अब ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग को समझ लिए। अब यहाँ पे मनोविज्ञान की अगर प्रकृति आपसे पूछेगा कि इसका नेचर कैसे होता है, तो इसका जो नेचर होता है अलग अलग प्रकार से होता है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अब जो नर्स होता है, नर्स के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो नर्स के लिए मनोविज्ञान का महत्व है, मतलब जो इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी नर्स के लिए, वो है रोगी को समझाने के लिए, उसके बाद खुद के आगे बढ़ाने के लिए, मतलब स्वयं के व्यक्तित्व को, व्यवहार को सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए नर्स के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक आता है यहाँ पे देखिए स्वयं एवं दूसरे लोगों को समझने में सहायक, मतलब खुद को समझे और दूसरे को समझने में सहायक होता है नर्स के लिए मनोविज्ञान। उसके बाद है मनोविज्ञान नर्स के लिए नर्सिंग केयर प्रदान करने में सहायक करता है। अब मनोविज्ञान जो होता है वो नर्स को नर्सिंग केयर प्रदान करने के लिए भी सहायक होता है। तो ये सब जो चीज़ें होता है ये नर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। 5वां है कि मनोविज्ञान नर्स के लिए सफल व्यक्तित्व और सामाजिक समायोजन में सहायक करता है। अब जो नर्स होती है वो खुद को, व्यक्तित्व को अच्छा बनाने में और एक व्यवसायिक, मतलब जो जॉब वगैरह में समायोजन के लिए सहायक होता है साइकोलॉजी नर्स के लिए। तो ये 5 पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मन का संरचना का अवधारणा किसने दिया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना होगा कि जो मन का संरचना होता है, जो मन का स्तर होता है, लेवल ऑफ माइंड कितने होता है, तो जो सिगमंड फ्रायड के अनुसार, देखिए ध्यान में रखिएगा कि मन का संरचना किसने दिया, तो सिगमंड फ्रायड का सबसे चर्चित है मन का संरचना। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें जो स्तर होता है, कितने स्तर होता है, 3 स्तर होता है। मन के संरचना या मस्तिष्क स्तर कितने होते हैं साइकोलॉजी में, 3 होते हैं। चेतन कॉन्शियस, अर्धचेतन मतलब सब कॉन्शियस, और अचेतन मतलब अनकॉन्शियस। चेतन मतलब पूर्ण चेतना, अर्धचेतन मतलब आधा चेतना, और अचेतन मतलब बिल्कुल भी कोई उसके अंदर चेतना नहीं है। तो ये 3 स्तर होता है, ध्यान में रखिएगा। अब ये है चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ मैं बता देता हूँ। देखिए चेतना का आप लोग यहाँ पे विशेषता पढ़ लीजिए। चेतना का विशेषता इंपॉर्टेंट है। चेतना के विशेषता जो होता है, यह मन में जागृत अवस्था होती है, मतलब कुछ भी हलचल होता है आपके मन में ही होता है, तो वह क्या है, एक प्रकार के चेतना है। इसमें निरंतर परिवर्तन होता है। आप कुछ भी सोचते हैं तो पहले क्या होता है, वो सीधा सीधा मैसेज आपके दिमाग में जाता है और आपके अंदर जो भी चीज़ें जागृत होता है उसी को हम लोग चेतना कहते हैं। तो ये चीज़ें हो गया। उसके बाद है चेतन मार्ग का दर्शन का काम करती है। चेतना जो होता है मार्गदर्शन का काम होता है। जैसे कोई काम आप सोचे, तुरंत मस्तिष्क में संदेश गया और आप काम करने के लिए क्या हो गए, आप मार्ग ढूंढने लगे, तो वही होता है चेतना। चेतना में निरंतर क्या होती है, निरंतरता होती है। मतलब आप कुछ भी सोचते हैं तो उसमें कुछ पर्पज, कुछ निरंतर कंटिन्यूअसली होता है, तो ही चेतना होता है। और यह वस्तुओं को सकारात्मक नकारात्मक दोहरे रूप में देखती है। आपका माइंड चलता है तो आप किसी भी चीज़ को, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप चीज़ें के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर माइंड नहीं चलेगा तो ही क्या होता है, अचेतन होता है। कॉन्शियस क्या होता है, मतलब किसी के प्रति आप जागृत रहते हैं काम करने के लिए, सोचने समझने के लिए। लेकिन अनकॉन्शियस क्या होता है कि आप बिल्कुल चीज़ों को
सोचने समझने का क्षमता को खो देते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वही अचेतन होता है। अर्धचेतन में क्या होगा, चीज़ें को आप समझेंगे लेकिन लेट से समझेंगे, देरी से समझेंगे, कोई भी काम करेंगे लेकिन देरी से करेंगे, चीज़ों को देरी से समझेंगे, या कुछ प्रतिक्रिया देंगे कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, तो होता है अर्धचेतना, सबकॉन्शियस। तो ये हो गया सबकॉन्शियस। जिसमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा वो हो जाएगा क्या चीज़, हो जाएगा अचेतन। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इस चीज़ को समझ लिए। अब देखिए उसी चीज़ को जो फ्रायड का मन संरचना मॉडल है व्यक्तित्व में, इसी को दोस्तों जो सिगमंड फ्रायड का मन संरचना है उसी को हम लोग व्यक्तित्व में उपाहम, अहम और पराहम कहते हैं। ईगो, सुपर ईगो और आईडी मतलब ईद। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इसको ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति में जो मन संरचना सिगमंड फ्रायड का है वो आपने 3 प्रकार से दिया कि किसी व्यक्ति में 3 प्रकार से चीज़ें हो सकता है मन में। क्या चीज़, उपाहम, अहम, पराहम, ईगो, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो ये चीज़ें हैं, इस 3 चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से लिख देंगे। तो ये चीज़ें हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे पराहम वही है सुपर ईगो। अब देखिए व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता कौन कौन सी होती है, या इसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में पूछेगा कि मौसले के आवश्यकताओं को पदानुक्रम को समझाइए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मौसले ने जो है वो कब बताया कि व्यक्ति को बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आवश्यकताएं हैं वो चाहिए। तो 1954 में सर्वप्रथम मौसले ने सेल्फ रियलाइज किया कि ये सब चीज़ें जो है व्यक्ति को चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिए। पहला है कि शारीरिक आवश्यकताएं, शरीर के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आवश्यक है वो चीज़ें हैं। दूसरा है सुरक्षा संबंधी आवश्यक, सेफ्टी संबंधी आवश्यक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आप मौसले का जो इम्पोर्टेंट जो चरण है इसको आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। उसके टाइप्स को यहाँ से शुरू होता है, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, प्यार और अपनापन की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति पहले क्या करता है, शारीरिक आवश्यकताओं के लिए सोचता है। दूसरे चीज़ क्या करता है, जब उसको शारीरिक आवश्यकताओं पूरा हो जाता है तो वह सुरक्षा के लिए सोचता है कि हम सुरक्षा कैसे करें खुद को या समाज को। जब ये सुरक्षा की बात हो जाता है तो लगभग उसको शारीरिक चीज़ें मिल गया, सुरक्षा भी मिल गया, तो अब वो क्या करता है, प्यार और अपनापन के लिए वो आगे बढ़ता है। जब प्यार और अपनापन उसको मिल जाता है तो फिर वो ये चाहता है कि हमें जो प्यार मिल रहा है वो बना रहे और आत्मसम्मान हमारा बना रहे। तो आत्मसम्मान के लिए भी वो सोचता है, उसका आवश्यकता के लिए। और सबसे जो आखिरी होता है ये होता है कि वह जब आत्मसम्मान पा लेता है तो क्या करता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता करता है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हम आत्मसिद्धि करने की आवश्यकताओं को ढूंढता है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 ये 5 लेवल है जो कि आदमी के आवश्यकताओं को पूरा करता है स्टेप बाय स्टेप, या इसी को हम लोग मौसले का पदानुक्रम कहते हैं। आपसे पूछेगा तो आप पॉइंट में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट करके और इसमें थोड़ा थोड़ा 2-4 लाइन लिखते चले जाइएगा, जो कि आप लोग खुद से भी इसको लिख सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकताओं में क्या क्या हो सकता है, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, प्यार और अपनापन की आवश्यकता क्या है, आत्मसम्मान की आवश्यकता क्या है, कोई व्यक्ति आत्मसम्मान पाने के लिए क्या कर सकता है, और कोई व्यक्ति खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को सिद्ध करने के लिए, आत्मसिद्धि के लिए क्या क्या कर सकता है। तो आप पहले ये याद रखिए कि जो मौसले का पदानुक्रम है या जो व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं कितने हैं, तो ये 5 है। इस 5 को याद रखिए, फिर आप आराम से लिख सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाइएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे मौसले तक आ चुके हैं। अब हम लोग इसको, अब 30 मिनट का वीडियो हो गया है, अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कल 2 सब्जेक्ट का अलग देखेंगे। ये जो आप ये देख रहे हैं साइकोलॉजी, ये थोड़ा छोटा भी था इसलिए हम कम समय लिए हैं, और एनाटॉमी में ज़्यादा समय लिए हैं। फिर अगले सप्ताह में जहाँ तक हम कर चुके हैं एनाटॉमी में प्लाज्मा तक, प्लाज्मा से आगे निकलेंगे और यहाँ मौसले से आगे निकलेंगे अगले सप्ताह में। बाद बाकी कल 2 सब्जेक्ट CHN और FON का होगा। तब तक आप लोग देखिए, आनंद लीजिए, चीज़ों को समझिए जो हम बोल रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।